हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने हेजिंग कैसे होता है उसके वीडियोस देखे थे, एग्जांपल्स हमने थोड़े बहुत समझे थे। इस वीडियो में हम स्पेकुलेशन कवर करेंगे। स्पेकुलेशन इज़ अपोजिट ऑफ हेजिंग। हेजिंग में हम रिस्क जो है उसे कम करने की बात करते हैं। चाहे कोई भी हो, इम्पोर्टर हो एक्सपोर्टर हो, वो रिस्क कम करना चाहता है। स्पेक्यूलेशन जो है वो हेजिंग का ऑपोजिट है। यहाँ पे हम रिस्क कम करने की बात नहीं कर रहे, स्पेक्यूलेशन में उल्टा रिस्क लेके प्रॉफिट कमाने की बात कर रहे हैं। Whereas a hedger seeks to cover a foreign exchange risk, a speculator accepts and even seeks out a foreign exchange risk. वो चाहता है, जो स्पेक्यूलेटर है वो रिस्क, जितना बड़ा रिस्क होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ये समझ के स्पेक्यूलेटर जो है वो स्पेक्यूलेट करना चाहता है। और एन ओपन पोजीशन, तो जिसे फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को ओपन पोजीशन भी कहते हैं, ये हमने पहले भी देखा, इन अ होप ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। वो स्पेक्यूलेशन सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए करता है, वेराज हेजिंग प्रॉफिट के लिए नहीं होता है, हेजिंग होता है रिस्क कम करने के लिए। If the speculator correctly anticipates future change in the spot rate, he or she makes a profit, otherwise he or she incurs a loss. अगर आप स्पेक्यूलेट करते हो आगे चल के ये होगा और वो सही होता है तो आप प्रॉफिट गेन करते हो, अगर नहीं तो लॉस होता है। As in the case of hedging, speculation can take place in spot, forward, future and options market. तो जैसे हमने हेजिंग देखा, हेजिंग भी स्पॉट में भी, स्पॉट मार्केट पे भी आप हेजिंग कर सकते हो, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस मार्केट, चारों मार्केट में आप हेजिंग करते सकते हो। वैसे ही स्पेक्यूलेशन में भी आप चारों मार्केट में आप स्पेक्यूलेशन कर सकते हो। यूजुअली इन द फॉरवर्ड मार्केट, यूजुअली फॉरवर्ड मार्केट में होता है स्पेक्यूलेशन। अब पहले हम लोग स्पॉट मार्केट में देखेंगे स्पेक्यूलेशन कैसे होता है। If a speculator believes that the spot rate of a particular foreign currency will rise, आप समझ रहे हो कि $1 इज इक्वल्स टू ₹70 से $1 इज इक्वल्स टू ₹80 होने वाला है। ही और शी कैन परचेज द करेंसी नाउ, तो वो ₹70 दे के $1 खरीदेगा एंड होल्ड इट ऑन डिपॉजिट इन बैंक फॉर रीसेल लेटर। उस $1 को बैंक में डिपॉजिट करके रखेगा एंड देन उसको रीसेल कर देगा। जब भी जो उसका स्पेक्यूलेशन था कि 80 हो जाएगा, तब जब 80 हो जाएगा तब उसको रीसेल करके ₹80 कमाएगा, तो ₹10 ज़्यादा कमाया है। इफ़ द स्पेक्यूलेटर इज़ करेक्ट, अब यहाँ पे जब वो करेक्ट होगा तभी वो ₹10 कमा पाएगा। And the spot rate does indeed rise, he or she earns a profit on each unit of foreign currency equal to the spread between the previous lower spot rate at which he or she purchased the foreign currency and higher subsequent spot rate at which he or she resells it. अब मैंने ये तो सिर्फ $1 की बात की, जो एक्चुअल स्पेक्यूलेशन करते हैं वो सिर्फ $1 नहीं, $100, $1000, $10,000 ऐसे लेके फिर जब रेट बढ़ जाता है तब वो सेल करते हैं। तो अगर वो सही होगा तो वो प्रॉफिट कमाएगा, और डिफरेंस जो क्या होगा, ये अमाउंट एंड ये अमाउंट, जैसे हमारे केस में $1 पे ₹10 का प्रॉफिट हुआ। इफ़ द स्पेक्यूलेटर इज़ रॉन्ग, अब हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, आप स्पेक्यूलेट कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आगे चल के बढ़ेगा, बट नहीं भी हो सकता है। रियलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू एक्सपेक्ट, तो स्पेक्यूलेशन रॉन्ग भी जा सकता है। एंड द स्पॉट रेट कैन फॉल ऑल्सो। समझो $1 70 से आपने एक्सपेक्ट किया 80 जाने का और आप प्रॉफिट कमाओगे ₹10 का, लेकिन $1 70 से वो $1 ₹60 हो गया, तो ₹10 का तो नुकसान हो गया। He or she incurs a loss because the foreign currency must be resold at a price lower than the purchase price. अब उसको सेल करना ही पड़ेगा at 60. If on the other hand speculator believes कि spot rate fall होने वाला है, उसको पता है कि जो spot rate है वो आगे चल के कम होने वाला है, अभी 70 है, आगे चल के 60 होने वाला है। He or she borrows the foreign currency for 3 months
वो क्या करेगा, ये है $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज़ से $1 इज इक्वल्स टू 60 होने वाला है। तो वो क्या करेगा, वो अभी $1 बोरो करेगा, लोन लेगा $1 का, और एट 70 रुपीज़, 1 सेकेंड, हाँ, he or she borrows the foreign currency for 3 months, immediately exchanges it for domestic currency at prevailing spot rate, उस $1 को डोमेस्टिक करेंसी में एक्सचेंज कर देगा, 70 रुपीज़ लाएगा, एंड डिपॉजिट्स द डोमेस्टिक करेंसी इन द बैंक टू अर्न इंटरेस्ट। अब इस 70 रुपीज़ को बैंक में रख देगा इंटरेस्ट कमाने के लिए। आफ्टर 3 months, if the spot rate on foreign currency is lower as anticipated, the speculator earns a profit by purchasing the currency to repay the foreign exchange loan at lower spot rate. अब क्या करेगा, वो परचेज करेगा $1 का फॉरेन करेंसी, अब उसे लोन जो रीपे करना है, वो लोन रीपे वो कम रेट पे करेगा, तो वो प्रॉफिट कमाएगा, क्योंकि जो लोन आप रीपे कर रहे हो वो भी एक्सचेंज रेट से अफेक्ट होगा ना। अकॉर्डिंगली आप उतना पैसा दे के आप जो है लोन रीपे करोगे कम रेट पे, जो कम स्पॉट रेट चल रहा है उस पर। Of course, for a speculator to earn profit, the new spot rate must be sufficiently lower than the previous spot rate to also overcome the possibility of high interest rate paid on foreign currency deposit over the domestic currency deposit. एक चीज़ और है कि इतना लो होना चाहिए कि जो डोमेस्टिक करेंसी का डिपॉजिट, डोमेस्टिक करेंसी जो वो डिपॉजिट कर रहा है, वो अमाउंट जो है उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो, और जो लोन लिया है उसका इंटरेस्ट, जो भी नेट है उन दोनों का उतना भी कवर एटलीस्ट होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा। इफ़ द स्पॉट रेट इन 3 months इज़ हायर रादर देन लोअर, स्पेक्यूलेटर इंकर्स लॉस। अगर हायर हो जाता है तो वो लॉस हो जाएगा स्पेक्यूलेटर के लिए। In both the preceding examples, speculator operated in the spot market and either had to tie up his or her own funds or had to borrow to speculate. अब दोनों सिचुएशन में या तो उसको टाई अप करना पड़ा अपना फंड्स, खुद का फंड्स, या तो फिर बोरो करना पड़ा। It is to avoid this serious shortcoming that speculation like hedging usually takes place in forward market. तो ये जो शॉर्टकमिंग है, बोरो ना करना पड़े, टाई अप ना करना पड़े, तो इसके जगह पे वो लोग फॉरवर्ड मार्केट में ज़्यादा यूजुअली स्पेक्यूलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ द स्पेक्यूलेटर बिलीव्स द स्पॉट रेट ऑफ द सर्टेन फॉरेन करेंसी विल बी हायर इन द 3 months दैन इट्स प्रेजेंट 3 months फॉरवर्ड रेट, अगर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो स्पॉट रेट है वो ज़्यादा होगा देन द फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड स्पॉट रेट, जो भी फॉरवर्ड स्पॉट रेट है 3 months के बाद वाला जो फॉरवर्ड रेट है, वो स्पेक्यूलेटर परचेसेस अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड फॉर डिलीवरी। वो क्या करेगा, वो फॉरवर्ड करेंसी, फॉरवर्ड रेट पे फॉरेन करेंसी बाय करेगा। ये हमने ऑलरेडी फॉरवर्ड करेंसी का, फॉरवर्ड मार्केट का बाय कब होता है और सेल कब होता है वो देख लिया है। एंड पेमेंट इन 3 months, तो वो 3 months के बाद जब पेमेंट करेगा। आफ्टर 3 months, इफ द स्पेक्यूलेटर इज करेक्ट, ही और शी रिसीव्स द डिलीवरी ऑफ फॉरेन करेंसी एट लोअर अग्रीड फॉरवर्ड रेट। अब बाय करने की बात हुई है, समझो स्पॉट रेट ज़्यादा है फॉरवर्ड रेट से, तो वो बाय करने की बात करेगा, बाय करेगा एट 3 months के बाद वो जो है लोअर रेट पे बाय करेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन है फॉरवर्ड रेट का, और फिर हायर स्पॉट रेट पे उसे सेल करेगा प्रॉफिट ऑन करने के लिए, एंड रीसेल्स इट एट हायर स्पॉट रेट, thus realizing a profit. Of course, if the speculator is wrong and the spot rate is 3 months is lower than the agreed forward rate, he or she incurs a loss. तो अगर स्पॉट रेट मानो कि कम हो गया, स्पॉट रेट किसी रीज़न के वजह से फॉरवर्ड रेट से कम हो गया, तो वो क्या करेगा, उसको तो बाय करना ही पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन है, तो कॉन्ट्रैक्ट से वो बाय करेगा और स्पॉट रेट पे उसको बेचना पड़ेगा। जब वो बेचेगा तब क्या होगा, तब लॉस होगा, कम है ना स्पॉट रेट, इस वजह से लॉस होगा।
इन एनी इवेंट नो करेंसी चेंजेस हैंड अंटिल द 3 months। अब इस सिचुएशन में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में इन 3 months में कभी भी करेंसी एक्सचेंज नहीं हो रही, 3 months के बाद ही होगी। And over except for normal 10% security margin that the speculator is required to pay at the time he or she signs the forward contract। 3 months में कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा, लेकिन सिर्फ 10% मार्जिन जो पे कर रहा है वो होगा। एज एन एग्जाम्पल सपोज 3 months फॉरवर्ड रेट। सो फॉरवर्ड रेट क्या है? फॉरवर्ड रेट है $101 पर यूरो। 1 यूरो का प्राइस $101 है, ये फॉरवर्ड रेट है। स्पेक्यूलेटर बिलीव्स द स्पॉट रेट ऑफ यूरो इन 3 months विल बी, तो स्पॉट रेट होगा $0.99 पर यूरो, ये स्पॉट रेट होगा। 3 months के बाद आफ्टर 3 months, ठीक है। द स्पेक्यूलेटर देन सेल्स यूरोज फॉर फॉरवर्ड डिलीवरी। मैंने क्या कहा? जब स्पॉट रेट ज़्यादा होगा फॉरवर्ड रेट से तब वो बाय करेगा। यहाँ पे स्पॉट रेट कम है तो वो सेल करेगा यूरो। तो फॉरवर्ड मार्केट में वो सेल करेगा यूरो, वो कहेगा कि मैं फॉरवर्ड मार्केट में सेल करूँगा यूरो। 3 महीने बाद क्या होगा? 3 महीने बाद देखो वो कह रहा है इस रेट पे मैं 3 महीने बाद सेल करूँगा 1 यूरो। 3 महीने बाद स्पॉट रेट समझो ये हो गया, तो जाके डॉलर्स देगा, इतना डॉलर्स देगा, 1 यूरो लाएगा, 1 यूरो यहाँ पे सेल करेगा और $1.01 कमाएगा। तो डिफरेंस आ गया, ठीक है। वैसे लेकिन वो 1 यूरो की बात नहीं है, वो ज़्यादा यूरोस एक्सचेंज करेगा। The speculator then sells the euros forward for delivery in 3 months. After 3 months, if the speculator is correct and the spot rate is indeed as anticipated मतलब जो उसने एक्सपेक्ट किया था, जो उसने एंटिसिपेट किया था, he or she purchases euro in the spot market, $0.99 देके 1 यूरो परचेज करेगा एंड इमीडिएटली रीसेल्स देम टू फुलफिल द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एट अग्रीड फॉरवर्ड रेट, और जाके फॉरवर्ड मार्केट में उसे सेल कर देगा फॉर $1.01, देयर बाय अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 2 cents पर यूरो। 2 cents पर यूरो पे कमाई होगी, 0.02 कमाई होगी। इफ़ द spot rate is there in 3 months is instead 1:1. Speculator earns only 1 cent. If the spot rate in 3 months is 1.01, speculator earns nothing. तो ये सिचुएशंस बताइए कि अगर $1 हो जाता है, एंटिसिपेट किया ना उसने, ज़रूरी नहीं है कि रियलिटी में वही हो। तो 3 महीने बाद समझो अगर 1:1 का हो गया एक्सचेंज रेट, तो सिर्फ 1 cent उसको मिलेगा, अर्न करेगा। अगर सेम हो गया, जितना उसने फॉरवर्ड मार्केट में रेट पे देने की बात की थी, सेल करने की बात की थी, उतना ही स्पॉट मार्केट में भी हो गया, तो कुछ भी वो अर्न नहीं करेगा, ज़ीरो प्रॉफिट वो अर्न करेगा। Finally, if the spot rate is higher than the forward rate at which the speculator sold the forward euros, अगर 1.01 से ज़्यादा हो जाता है, speculator will incur a loss on each euro equal to the difference between the two rates. As an alternative, speculator who believes the euro will depreciate, euro कम होगा, वो expect कर रहा है कम होगा, could have purchased an option। तो ये ऑप्शन वाला तो एग्जाम्पल मैंने ऑप्शंस जब सिखाया था तब आपको बता दिया। सिर्फ एक स्पेक्यूलेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझना कि ऑप्शंस में स्पेक्यूलेटर क्या स्पेक्यूलेट कर रहा है या एंटिसिपेट कर रहा है। वो एंटिसिपेट कर रहा है कि डेप्रिशिएट होगा। टू सेल परचेज एन ऑप्शन टू सेल जब वो सोच रहा है कि डेप्रिशिएट होगा, वैल्यू कम होगा, तब वो सेल करेगा a specific amount of euros in 3 months, options to sell यानी put option लेगा। Say this if the speculation is correct and the spot rate of the euro in 3 months is indeed this, मतलब कम हुआ है as anticipated, he will exercise the option, buy euros in the spot market, receive this by exercising the option।
By so doing, the speculator earns 2 cents per euro, from which he has to deduct the premium for the option price to determine the net gain. In this case, the result will be same as the forward contract, except the option price may exceed the commission on the forward contract. ऑप्शन प्राइस जो होता है यानी स्ट्राइक प्राइस जो होता है या यस स्ट्राइक प्राइस ओनली मे एक्सीड द कमीशन ऑन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. जो आप कमीशन दे रहे हो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में उससे ज़्यादा होगा स्ट्राइक प्राइस, सो दैट हिज और हर नेट प्रॉफिट विद द ऑप्शन में बी लिटिल लेस. स्ट्राइक प्राइस कम होता है ऑप्शन में कंपेयर टू द कमीशन इन फॉरवर्ड, एंड इसके वजह से नेट प्रॉफिट जो होगा ऑप्शंस में वो कम होगा. ऑन दी अदर हैंड, इफ द स्पेक्यूलेटर इज रॉन्ग एंड द स्पॉट रेट इन यूरो इज मच हायर देन द एक्सपेक्टेड आफ्टर 3 months, ही और शी विल लेट द ऑप्शन एक्सपायर. यानी ऑप्शन को वो यूज़ नहीं करेगा, एक्सरसाइज नहीं करेगा, एक्सपायर होने देगा अनएक्सरसाइज्ड एंड इनकर ओनली द कॉस्ट ऑफ द प्रीमियम और द ऑप्शन प्राइस. विद द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, उसको करना ही पड़ेगा. When a speculator buys a foreign currency on spot, forward or future market, or buys an options to purchase a foreign currency in expectation of reselling it at a higher future spot rate, he or she is set to take a long position. ये long position and short position मैंने बता दिया था आपको लास्ट वीडियो में. क्या होता है कि when a speculator buys a foreign currency on the spot market or future market, or buys an option to purchase a future currency in expectation of reselling at higher future spot rate, यानी 60 से 70 होने वाला है, ये लॉन्ग पोजीशन हो गया. ऑन दी अदर हैंड, व्हेन द स्पेक्यूलेटर बोरोज और सेल्स, वहाँ पे बाय कर रहा था, यहाँ पे वो सेल कर रहा है फॉरवर्ड फॉरेन करेंसी इन एक्सपेक्टेशन ऑफ बाइंग इट इन अ फ्यूचर लोअर प्राइस. उस वाले में लॉन्ग पोजीशन में आप बाय कर रहे हो इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ रीसेलिंग इट इन फ्यूचर, तो उसे लॉन्ग पोजीशन कहते हैं. शॉर्ट पोजीशन व्हेन यू आर बोरोइंग इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ रीपेइंग, गेटिंग इट बैक, बाइंग इट बैक लेटर इज शॉर्ट पोजीशन. तो बाय करके बाद में सेल करने का, बाद में रीसेल करने की बात होती है लॉन्ग पोजीशन. और ख़रीद के यानी बोरो करके बाद में उसे बाय करने का, सॉरी हाँ, पहले सेल करने का, पहले बोरो करके आप बाद में उसे, पहले आप सेल करो बाद में बाय करने की बात करते हो तो उसे शॉर्ट पोजीशन कहते हैं. येस, so I'll just write down these things over here. When you are first buying and later selling, this is long position. And when you are first selling and later buying, this is short position. ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है. द स्पेक्यूलेटर नाउ सेलिंग व्हाट ही और शी डज. स्पेक्यूलेशन कैन बी स्टेबलाइजिंग और डिस्टेबलाइजिंग. स्टेबलाइजिंग स्पेक्यूलेशन क्या होता है? रिफर्स टू द परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी व्हेन डोमेस्टिक प्राइस ऑफ द फॉरेन करेंसी Speculation can be stabilizing and destabilizing. Stabilizing speculation refers to purchase of foreign currency when domestic price of the foreign currency, that is the exchange rate, falls or is low. कम होगा तब आप परचेज कर रहे हो इन एक्सपेक्टेशन दैट इट विल राइज, दस लीडिंग टू प्रॉफिट. यानी आप जब बुलिश हो, बुलिश मैंने कहा था कि जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एक्सचेंज रेट राइज होने का, or if it refers to sale of foreign currency when the exchange rate rises or is high in expectation that it will soon fall. या वो आप फॉरेन करेंसी सेल कर रहे हो जब आप
जब एक्सचेंज रेट राइज हो रहा है एंड एक्सपेक्टेशन के आगे चल के वो और फॉल हो सकता है, तो अभी राइज हो रहा है अभी बेच देते हैं, तो उसे कहते हैं स्टेबलाइजिंग। स्टेबलाइजिंग स्पेकुलेशन मॉडरेट्स फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट ओवर टाइम एंड परफॉर्म्स अ यूजफुल फंक्शन। ऑन दी अदर हैंड डीस्टेबलाइजिंग क्या होता है, रिफर्स टू सेल ऑफ फॉरेन करेंसी व्हेन द एक्सचेंज रेट फॉल्स और इज लो। जब कम है या लो है तब आप बेच रहे हो, ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट थोड़ी मिलेगा, आपको लॉस होगा। तो डीस्टेबलाइजिंग स्पेकुलेशन इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट विल फॉल इवन लोअर। ऑलरेडी लो है, 70 से 60 आ गया, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बढ़ेगा, इस वजह से आपने स्पेकुलेट किया बढ़ेगा, तो आपने ख़रीदा एक्सचेंज रेट, लेकिन वो 60 हो गया। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 60 से भी नीचे जा सकता है, 50 जा सकता है, तो चलो अभी बेच देते हैं। तो जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि और लोअर होगा, तब आप डिस्टेबलाइजिंग स्पेकुलेशन बोलते हैं। और परचेज ऑफ द फॉरेन करेंसी व्हेन द एक्सचेंज रेट इज़ राइजिंग और इज़ हाई इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट विल राइज इवन हायर। या तो आप परचेज कर रहे हो कि 70 से ऑलरेडी 80 हुआ है और आप और इंक्रीज़ हो सकता है, ये एक्सपेक्टेशन में आप परचेज कर रहे हो, तो उसे डिस्टेबलाइजिंग कहते हैं। डिस्टेबलाइजिंग स्पेकुलेशन दस मैग्नीफाइज एक्सचेंज रेट। वो क्या करता है, स्टेबलाइजिंग मॉडरेट करता है, डिस्टेबलाइजिंग मैग्नीफाई करता है एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन को ओवर टाइम एंड कैन प्रूव वेरी डिसरप्टिव टू द इंटरनेशनल फ्लो। ये जो होता है, देखो आप क्या कर रहे हो, आप जब भी डिमांड कर रहे हो, आप जब भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आगे चल के कम होगा, बढ़ेगा, या जो भी है, आप या तो डिमांड करते हो या तो सप्लाई करते हो, राइट। तो डिमांड एंड सप्लाई चेंज होता है, जब डिमांड एंड सप्लाई चेंज होता है तो एक्सचेंज रेट चेंज होगा, राइट। तो इसी वजह से स्टेबलाइजिंग स्पेकुलेशन के वजह से मॉडरेट फ्लक्चुएशंस होता है एक्सचेंज रेट में एंड यूजफुल होता है वो। लेकिन डिस्टेबलाइजिंग स्पेकुलेशन जो होता है वो मैग्नीफाई करता है और बढ़ा देता है फ्लक्चुएशन को ओवर टाइम एंड कैन प्रूव वेरी डिसरप्टिव। वो डिसरप्टिव होता है इंटरनेशनल फ्लो ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। इंटरनेशनल फ्लो ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो एक्सचेंज रेट पे ही डिपेंड करता है। अब ये फ्लक्चुएशंस को इतना बढ़ा देगा तो लोग ट्रेड भी नहीं करेंगे, ना ही इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। तो ये डिस्टेबलाइज करता है, डिसरप्टिव होता है या डिसएडवांटेजेस होता है फॉर इंटरनेशनल फ्लो ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। Whether speculation is primarily stabilizing or destabilizing is a very important question, to which we return in chapter 16 when we analyze in depth the operation of flexible exchange rate system, and in chapter 20 when we compare the operation of। तो ये दोनों चीज़ें 16 या 28 चैप्टर में हम लोग देखेंगे। स्पेक्यूलेटर्स आर यूजुअली वेल्दी इंडिविजुअल्स और फर्म्स रादर देन बैंक्स। देखो स्पेक्यूलेटर्स क्या कर रहे हो, आप स्पेक्यूलेट कर रहे हो आगे चल के ये हो सकता है, बट देयर इन्वॉल्व्स अ वेरी हाई रिस्क। अब रिस्क वही लेगा, पैसे अपने वही लगाएगा जो एक्सपेक्ट कर सकता है कि हाँ ये अगर पैसे मुझे लॉस हुए तो ये वो पैसे हैं जो काम के नहीं है, लाइक इट इज़ एक्स्ट्रा इनकम दैट यू आर अर्निंग, तो वही लोग कर सकते हैं। तो इसी वजह से है जो वेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं वो स्पेक्यूलेशन करते हैं। However, anyone who has to make the payment in foreign currency in future can speculate by speeding up payment if he or she expects the exchange rate to rise and delaying it if he or she expects the exchange rate to fall. While anyone who has to receive a future payment in the foreign currency can speculate by using reverse tactics. तो अगर किसी को पेमेंट करना है तो पेमेंट तब कर सकता है कि जब वो एक्सपेक्ट कर रहा है आगे चल के एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो वो पेमेंट अभी कर दे, या तो फिर वो थोड़ा डिले कर सकता है कि अगर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आगे चल के पेमेंट कम, मतलब एक्सचेंज रेट कम होगा तो आगे हम लोग बाद में पेमेंट करेंगे। तो इंडिविजुअल्स भी इस तरीके से स्पेकुलेशन कर सकते हैं। इफ़ एन इम्पोर्टर यानी जो पेमेंट करना चाहता है, आप ऐसे ले सकते हो, इम्पोर्टर यानी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एप्पल आप ख़रीद रहे हो, एप्पल की प्राइस, ठीक है,
एक्सपेक्ट द एक्सचेंज रेट टू राइज सून, आपको लगता है कि एक्सचेंज रेट बढ़ेगा यानी एप्पल का प्राइस बढ़ेगा, तो आप अभी एप्पल खरीद लोगे. ही और शी कैन एंटिसिपेट द प्लेसिंग ऑफ एन ऑर्डर एंड पे द इम्पोर्ट्स राइट अवे, अभी एप्पल खरीद के अभी पेमेंट कर दो. ऑन दी अदर हैंड एक्सपोर्टर हु एक्सपेक्ट्स द एक्सचेंज रेट टू राइज विल वांट टू डिले डिलीवरीज, तो जो एक्सपोर्टर है वो बेचना चाहता है एप्पल, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि बाद में प्राइस बढ़ेगा तो वो अपने स्टॉक में रखेगा, वो बोलेगा मैं बाद में बेचूंगा जब प्राइस बढ़ जाएगा. तो वैसे ही एक्सचेंज रेट की बात हो रही है. These are known as leads and lags and are a form of speculation. ये एक्सपोर्टर इम्पोर्टर के तौर पे जब होता है उसे लीड्स या लैग्स कहते हैं, लीड्स एंड लैग्स कहते हैं, और एक तरीके की स्पेकुलेशन ही है. ये कुछ उन्होंने फैक्ट्स दिए कि कितना स्पेकुलेशन हुआ, कौन से बैंक में कितना हुआ, तो वो आप खुद ही रीड कर सकते हो. स्पेकुलेशन वॉज वेरी सिंपल. हेजिंग का उल्टा होता है. हेजिंग रिस्क कम करता है, वेराज स्पेकुलेशन जो है वो हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट मान के और फिर स्पेकुलेट करता है. तो अगर आपको स्पेकुलेशन अच्छे से समझ में आया है तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लाइक द वीडियो. एंड एक और चीज़ है, मुझे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी कि देर आर ओनली, लास्ट वीडियो जो था वो अराउंड 17 लोगों ने देखा है, जिसमें से almost 72% people have not subscribed the channel, whereas the other people have subscribed the channel. तो जितने भी लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं, do subscribe to the channel because like and subscribe करते हो जब आप लोग, तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और वीडियोस बनाएं. तो प्लीज़ आप अगर न्यू हो चैनल पे या आप रिपीटेडली वीडियो देख रहे हो लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं किया आपने, तो डू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.